हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। इस बजट से वैसे तो कुछ खास फ़ायदा मिला नहीं है आम आदमी को, लेकिन इस बजट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे कुछ सेक्टर्स में अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और उन सेक्टर्स में कौन-कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनको फ़ायदा मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बजट में किन सेक्टर को फ़ायदा मिला है और उस सेक्टर से रिलेटेड ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम सब जानते हैं कि बजट में इस बार आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बजट एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें डिटेल में समझाई भी थी कि बजट में आम आदमी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शेयर मार्केट के खिलाफ गई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो एक इन्वेस्टर है उसके लिए चीज़ें खराब हुई हैं। ये सब चीज़ें मैंने अपने पहले वीडियो जो कि बजट के ऊपर था, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके आप ज़रूर चेक करिएगा। इसमें आपको बजट सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे रहे हैं इस बजट में जिसमें आपको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले कौन-कौन से हैं वो सेक्टर? देखिए, नंबर 1 पे एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी फ़ोकस किया गया है इस बजट में। तो आपके लिए यहाँ पे एनर्जी सेक्टर काफ़ी एक अच्छा सेक्टर हो जाता है जिसमें आप फ़ोकस कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पे फ़ोकस किया गया है और आप फार्मा सेक्टर पे भी फ़ोकस करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सेक्टर पे भी अच्छा खासा यहाँ पे फ़ोकस किया गया है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़ोकस किया जा रहा है, लगातार गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो चलिए हमने तीनों सेक्टर्स की बात कर ली जिन पे फ़ोकस किया गया है। लेकिन अब इन तीनों सेक्टर में बेहतरीन जो स्टॉक्स हैं, वो कैसे ढूँढे जाएँ? क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज तो है नहीं, ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम किस तरीके से एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टॉक हैं, एनर्जी सेक्टर के भी बहुत से स्टॉक हैं, फार्मा सेक्टर के बहुत से स्टॉक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो उनमें से कैसे हम अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहता है वो होता है सेक्टोरियल फंड्स। किसी एक सेक्टर के जो भी हमें सेक्टर को वहाँ पे फ़ोकस करना है, उस सेक्टर के फंड्स उठा लें। उस सेक्टर के फंड जो है पिक कर लें और उनमें हम इन्वेस्ट कर दें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे तीनों सेक्टर्स के अच्छे फंड्स, बेस्ट फंड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जिनमें आपको यहाँ पे अगर फंड अच्छे लगते हैं, जो मैं आपके साथ यहाँ पे रिव्यू करूँगा, अगर फंड अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले फंड को समझिए और उसके बाद अपना रिव्यू करिए, अपनी एनालिसिस करिए, अपनी जानकारी निकालिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज का पहला फंड है वो है इन्वेस्टको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पहला फंड हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अगर हम इस फंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये फंड 1 जनवरी 2013 को शुरू हुआ है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। बात कर लें एग्जिट लोड की तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.79% का देखने को मिलता है और जो इसका फंड साइज़ है वो 1470 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज़ देखने को मिल रहा है। लॉक इन पीरियड की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क यहाँ पे आपको बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बेंचमार्क मिल जाएगा। अब बेंचमार्क से कितना अच्छा परफॉर्मेंस इसने की है वो हम आगे समझेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये फंड को 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो 11 साल का डेटा मैंने यहाँ पे एनालाइज किया, फिर आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आती जाएंगी। कितने CAGR से पैसा यहाँ पे ग्रो किया है ये भी समझ लेते हैं। तो 1 साल में 74.26% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 34.15% का और 5 साल में 33.87% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 1 साल में 64.24%, 3 साल में 32.56% और 5 साल में 28.91% के CAGR से पैसा ग्रो किया है। तो यहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हैं कि ये कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मर कर रहा है, यानी कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर रहा है। इसका रोलिंग रिटर्न है वो 1 साल में यहाँ पे 42% के आसपास का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। 2 साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 26% के आसपास का रोलिंग रिटर्न, 3 साल में 23% के आसपास का रोलिंग रिटर्न और 5 साल में 15% के आसपास का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। यानी रोलिंग रिटर्न से हमें क्या चीज़ें समझ में आती हैं
कि रोलिंग रिटर्न जब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो हमारा पैसा कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता है, कितना एक एक्सपेक्टेड रिटर्न उससे हम ले सकते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो आपके सामने सारा डेटा है कि 5 साल में अगर मार्केट 5 साल के अंडर में डाउन ट्रेंड में जाती है तो आप 15% तक का एवरेज रिटर्न इससे ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की। तो एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इक्विटी में पैसा ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, जैसा आप सब जान रहे हैं कि जून 2024 के हिसाब से और मई, ये सारा डेटा आपके सामने है जिसमें इक्विटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टेड है अमाउंट? कैपिटल गुड्स में 37.90%, एनर्जी में 19.37%, कंस्ट्रक्शन में 9.06%, हेल्थ केयर में 6.54%, ऑटोमोबाइल में 5.69% और अदर्स में 21.44%। यहाँ पे एसेट मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे लार्ज कैप में 15.79%, जायंट कैप में 34.16%, मिड कैप में 26.98%, स्मॉल कैप में 22.83% और पेनी स्टॉक यानी टाइनी कैप में तो ना के बराबर पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। सबसे ज़्यादा पैसा आपका यहाँ पे लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया गया है, यानी जायंट कैप भी आप उसको कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। यहाँ तक बात हमने समझ ली, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे पास क्या बचता है कि रेशियो इसके क्या बोलते हैं। जब इनके हम रेशियो को समझेंगे उसके बाद ही कोई निर्णय पे पहुँच सकते हैं कि रेशियो के हिसाब से कि ये फंड अच्छा है या नहीं अच्छा है। अभी तक तो सारा डेटा हमें अच्छा मिला, कैटेगरी एवरेज को भी बीट करता है ये फंड। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बीटा की बात कर लें तो बीटा यहाँ पे 0.51 का है और शार्प रेशियो जो इसका है वो 1.90 का देखने को मिलता है। तो शार्प रेशियो भी अच्छा है, बीटा भी अच्छा है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम सेक्टोरियल फंड की बात करें, वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो ये काफ़ी एक अच्छा फंड हो जाता है, जिसमें एक वाजिब एक्सपेंस रेशियो के साथ आपको एक अच्छा एसेट एलोकेशन और डेटा यानी जो CAGR हो गया या शार्प रेशियो हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे एक अच्छी देखने को मिल जाती हैं। आपका क्या मानना है? आप मुझे इसके रिव्यू करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा कि इस फंड को लेके आपका क्या मानना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ। जो हमारा अगला फंड है वो हेल्थ केयर से। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। फंड के एग्जिट रेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 0.50 का देखने को मिलता है और एक्सपेंस रेशियो 0.94 का देखने को मिलता है। आप कहेंगे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हाँ अगर हम फंड के डेटा को देखते हैं, मैंने जो इसमें डेटा देखा, डेटा जो मैं यहाँ पे एनालाइज किया उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मुझे ठीक लगा, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट डबल ये है, आप इन्वेस्टर का पैसा 3 साल में कर रहा है। और अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 2760 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। तो फंड साइज भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और लॉक इन पीरियड यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए हो जाती है, बहुत से लोगों का यहाँ पे सवाल होता है कि क्या ये जो सेक्टोरियल फंड हैं इनमें कोई लॉक इन पीरियड होता है? तो यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे रिडीम कर सकते हैं, जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क BSE हेल्थ केयर इसका बेंचमार्क है। जानेंगे आगे कि बेंचमार्क से कितना अच्छा ये परफॉर्म किया है। जान लेते हैं। 1 साल में 38.62% का CAGR देखने को मिलता है, 3 साल में 17.53% का और 5 साल में 29.26% का। बेंचमार्क की अगर हम बात कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो 45.09% का यहाँ पे बेंचमार्क देखने को कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 45.09% का, यानी बेंचमार्क से थोड़ा सा डाउन परफॉर्म किया है 1 साल में। 3 साल में बेंचमार्क यानी कैटेगरी एवरेज में इसने 14.80 कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। वहीं अगर हम 5 साल की बात कर लेते हैं तो कैटेगरी एवरेज को फिर ये फंड बीट कर रहा है। 1 साल में बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड अच्छे CAGR से पैसा ग्रो कर रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो रोलिंग रिटर्न इसका देखने को मिलता है वो 1 साल में 32% के आसपास का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है, 2 साल में 24%, 3 साल में 22% और 5 साल में 12% के आसपास का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा पैसा यहाँ पे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो जैसा कि ये सेक्टर एलोकेशन में अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में 93.70% का पैसा इन्वेस्टेड है, जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड ये फंड है, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा आपका हेल्थ केयर में इन्वेस्ट होगा।
वहीं अगर हम बात कर लें केमिकल में 4.68%, अदर्स में 1.62% का पैसा इन्वेस्टेड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा आपका मिड कैप में देखने को मिलता है, और उसके बाद लार्ज कैप में 33 पॉइंट और जाइंट कैप में 15% के आसपास का पैसा इन्वेस्टेड है। स्मॉल कैप में 9.38% का पैसा इन्वेस्ट किया गया। इसका जो शार्प रेशियो है वो 0.80 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे शार्प रेशियो इसका थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिल रहा है। बीटा अच्छा है बट शार्प रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कैटेगरी एवरेज से अगर हम बात करें तो कैटेगरी एवरेज से इसका अच्छा है बट नहीं लग रहा है, डिसअपॉइंट कर रहा है इसका शार्प रेशियो। तो ओवरऑल ये फंड अच्छा है। अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड आप फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें मिड कैप में अच्छा इन्वेस्ट किया गया है, पैसा एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे मिड कैप में इन्वेस्ट किया गया है, और मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी, रिटर्न से लेके और रोलिंग रिटर्न तक सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रख दी हैं, सारे रेशियोज आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। अब आपका यहाँ पे फर्ज ये बनता है कि आप इस फंड को दोबारा एनालाइज करें और फिर उसके बाद इसको चूज़ करें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर हेल्थ सेक्टर में किसी और फंड में आप चाहते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टेड है, वो फंड अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है आप मुझे बताएंगे। तो हमने अगले फंड की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट फंड है वो है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 5 महीने पुराना फंड है। आप कहेंगे यहाँ पे ये तो बहुत जल्दी रिसेंट का फंड है। जी हाँ, रिसेंट का फंड है, लेकिन यहाँ पे SBI का ये फंड है तो यहाँ पे जो SBI है वो एक भरोसे का नाम यहाँ पे हो जाता है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी मुझे काफ़ी वाजिब देखने को मिला। 6 फरवरी 2024 में फंड शुरू हुआ है, 5 महीने हुए हैं, लेकिन उसमें अगर आप फंड साइज की बात करेंगे तो 9,780 करोड़ का इसका फंड साइज हो गया है। जो अभी तक हमने जितने भी फंड डिस्कस करे हैं सबसे ज़्यादा फंड साइज इसी फंड का हुआ है, क्योंकि फंड की तरफ काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्टेड है। एग्जिट रेट 1% का लग रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ मेरी बात नहीं माननी है, आप यहाँ पे सारा वीडियो देखिए, डेटा को एनालाइज करिए, दोबारा एनालाइज करिए, उसके बाद अपने निर्णय पे पहुंचिए कि आपको फंड कैसा लगा। लॉक इन पीरियड इस पर भी कोई नहीं लग रहा है, नो लॉक इन पीरियड है। वहीं पे अगर हम बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो निफ्टी एनर्जी सेक्टर इसका बेंचमार्क देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास 1 महीने 3 महीने का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 1 महीने में 5% का और 3 महीने में 8% का रिटर्न प्रोवाइड किया है इसने, जिसमें से ये कैटेगरी एवरेज को अपने बीट कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो एनर्जी सेक्टर में 68.06%, कैपिटल गुड्स में 15%, मटेरियल में 3.95, फाइनेंशियल में 1%, केमिकल में 1% और अदर्स में 8% का यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिलती है। क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर का फंड है तो ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर में पैसा ज़्यादा इन्वेस्टेड है। यहाँ पे लार्ज कैप में 47% का, जाइंट कैप में 26% का, मिड कैप में 22% का, स्मॉल कैप में 4% का एलोकेशन देखने को मिलता है। यानी ज़्यादा पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। हमारे पास इसके शार्प रेशियो या फिर बीटा नहीं अभी अवेलेबल हो पाए, क्योंकि ये फंड काफ़ी रिसेंट का है, काफ़ी ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं था। जितना डेटा था मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके हिसाब से मुझे ये फंड काफ़ी अच्छा लगा है। एनर्जी सेक्टर का ये फंड है, नया फंड है। और ये थे हमारे आज के तीनों फंड जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब से आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि बजट के मुताबिक किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है इन तीनों सेक्टर्स में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको ये फंड अच्छे लगे हैं, जानकारी पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।